अस्सलाम वालेकुम। आज के अपने इस सेशन में जब हमने इस काम का आगाज़ किया तो सबसे पहला सवाल यही था कि हम इसको किस तरह से कंप्लीट कर सकेंगे, कोई ऐसा तरीक़ा कार हो जिसके तहत इसको काम को कंप्लीट करना हमारे लिए आसान हो सके। तो देखिए, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जी आप सब बच्चों ने जो है ऑब्वियसली अब BMBS को पिक कर लिया है इस अटैम्प्ट के लिए, और ऑब्वियसली इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि एक तो ये पेपर जो है वो स्टे कर रहा है हमारी नई स्कीम में, और सेकेंडली कैफ 6 जो है उसकी एग्जम्पशन का बाइस बन सकता है अगर स्कीम चेंज भी होती है। तो स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम स्टडी में रिस्क लें, लेकिन ऐसा कोई पेपर पिक ना करें जिसको कि हम क्वालिफाई करते हुए भी कोई भी एग्जम्पशन क्लेम ना कर सकें। सो इसके पेश नज़र आपने BMBS को चूज़ किया। अब मसला ये था कि टाइम जो है वो सिर्फ 1 मंथ का है, और इस 1 मंथ एंड 2 वीक टाइम में आप कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इनकरेजेटिव डिसीजन है, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो हमने जब आज के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये भी चीज़ रिपीट कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरह करने का फ़ैसला किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको यहाँ से तो नज़र आ ही रहा होगा कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपने मोटिवेशन के चैप्टर से। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मोटिवेशन। सो क्यों मोटिवेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, और चैप्टर नंबर 7 इज कीपिंग द 5 और 6 चैप्टर ऑफ द बिगिनिंग वाई। देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हाउ टू डू इट, हमने इसको करना कैसे है। जब हम इस पेपर एनालिसिस को देखते हैं तो हमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली नज़र आती है कि यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जहाँ पे बहुत कंसिस्टेंटली हमें 17, 20, 16, 20, ठीक है जी, 21, 25 ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नज़र आते हैं। किसी एक जगह अगर कोई थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है भी तो उसकी एवरेज जब हम निकालते हैं तो हमें नज़र आता है कि 16% इस 20% वेटेज जो कि इसका ग्रेड C है आपके पेपर का, ठीक है ना, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब ये जो दो ग्रिड हैं इनका ताल्लुक जो है, चूँकि हमारे पेपर को कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट बिहेवियर स्टडीज़, तो ये दो जो हैं ये बिजनेस मैनेजमेंट के सेक्शन है, ये दोनों बिजनेस मैनेजमेंट के सेक्शन है, और ये दोनों जो हैं ये बिहेवियर स्टडीज़ के सेक्शन है। आखिरी सेक्शन जो है वो E ग्रेड है जिसको MIS कहते हैं, ठीक है, और इसका जो पेपर वेटेज है वो 15 है, जबकि बाकी सबको अगर आप देखते हो तो जो हमारा फर्स्ट ग्रेड है जिसको आप ग्रेड A कह सकते हैं, दिस इज़ कंटेनिंग 25 मार्क्स, उसके बाद फिर 20 हैं B के, C के 20 हैं और D के 20। लेकिन कोई भी ऐसा चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता अलोन जिसमें से इतना हैवियर पेपर एड्रेस होता हो कि जिसमें से 2 सवालात तकरीबन हर पेपर में हमें फुल फ्लैज मिल जाते हैं। लिहाजा तय ये हुआ कि जी ये 16% कंटेन करता है अगर वेटेज, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहीं से पेपर का आगाज़ किया जाए या पढ़ने का स्टडी का आगाज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो हमारे मोटिवेशन के चैप्टर का है जो चैप्टर 7 है और ग्रेड C में प्रिवेल करता है, और इसका 16% वेटेज है पास पेपर की एवरेज के ऊपर। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो हमारा फर्स्ट वीक है, पहले वीक के पहले 4 दिन में हम पहले 3 दिन मैक्सिमम लगाएं मोटिवेशन के चैप्टर नंबर 7 पे, कुछ हिस्सा बचाकर और बिहेवियर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर ये मुकम्मल कर लें हम अपने पहले 4 दिन में। तो ऐसा अगर हम कर देते हैं तो एक तो हमारा ये टेस्ट ट्रायल है, मेरा भी और स्टूडेंट्स का भी, कि हम 20% मार्क्स का पेपर तैयार कर लेते हैं अपने पहले 4 दिन में, अगर हम ऐसा कर जाते हैं, और ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें। अच्छा, और मोटिवेशन के चैप्टर के साथ फिर हम बिहेवियर स्टडी के चैप्टर को क्यों छोड़ें जिसके अंदर 3 से 4 का टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं और उसका मोटिवेशन से गहरा ताल्लुक है, उसको भी साथ ही ले लें ताकि वेटेज 20 का कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जब हम देखते हैं कि जी कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें एक चैप्टर हमें मैक्सिमम नंबर दे सकता है, तो वो फिर हमें MIS नज़र आता है, चैप्टर नंबर 11 और ग्रेड E। अगर हम रिमेनिंग 3 दिन जो पहले चैप्टर के हैं उसके अंदर हम MIS का चैप्टर ये वाला 11 कर लेते हैं जो ग्रेड E में पाया जाता है,
ठीक है जी। तो 15% वेटेज है, एक ही चैप्टर है, 15 नंबर का पेपर, इसमें से हर सूरत आना है। तो अगर हम वो साथ में ला लेते हैं तो 20 + 15 हम पहले ही हफ्ते में 35 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब हम ये दो काम कर लेते हैं तो फिर हम जाके देखते हैं कि अब कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें हमें मैक्सिमम स्कोर मिल सकता है। तो आपको फ़ौरन नज़र आएगा कि चैप्टर्स के एतबार से तो सर आपने दो चैप्टर पकड़ लिए, मोटिवेशन 16 मार्क्स के लिए टारगेट किया आपने, और 15 मार्क्स के लिए आपने चैप्टर 11 टारगेट कर लिया, और जो चैप्टर 6 है उसको वैसे ही आपने 4% का था लेकिन साथ में ला लिया ताकि इसके सेक्शन कवर हो जाए। लेकिन अब इसके बाद अगर कोई हायर वेटेज के हमें चैप्टर और सेक्शन नज़र आता है तो वो सिर्फ कौन सा नज़र आता है, ग्रेड ए। चूँकि है तो मैनेजमेंट सेक्शन में, लेकिन इसके 25 मार्क्स हैं, अगर हम दो चैप्टर कर लें एक वीक के अंदर तो 25 मार्क्स को कवर कर लेंगे। इसलिए हमने ये सोचा कि इसके बाद 13 मार्क्स और 12 मार्क्स का जो दो चैप्टर मिलके 25 मार्क्स हमें दे सकते हैं। तो इस तरह 4 दिन इस पे लगा लें, दूसरे हफ्ते के सेकेंड वीक के 4 दिन पहले लगा लें हम किस में, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पे। इस तरह 13 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे और हम सिर्फ 11 दिन में जो है वो 50% के करीब पेपर सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे फर्स्ट 11 डेज में। उसके बाद हम चले जाएं बिजनेस एनवायरनमेंट को भी साथ ही कवर करें ताकि हमारा ग्रेड ए पूरा कवर हो जाए, और वो भी छोटे नंबर का नहीं, 12 मार्क्स का वो चैप्टर है, वो जब ऐड होता है तो हम जस्ट 2 वीक्स के एंड के ऊपर 60% स्कोर का पेपर सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए हमने ये ट्रैक फॉलो किया कि पहले मोटिवेशन का चैप्टर पकड़ो, 16 नंबर इंश्योर करो, एम्प्लॉय बिहेवियर को अटैच कर लो ताकि 4 वो भी आ जाए, 2-3 कॉन्सेप्ट वो भी साथ आ गए तो 20 नंबर हो गए। इस तरह MIS के चैप्टर पकड़ो तो 15 नंबर वो आ गए, 35 हो गए। और फिर उसके बाद अगला हफ्ता सारा लगा दो आप ग्रेड ए पे, 25 नंबर वो ऐड करो, 60 पूरे हो गए हमारे। अब 2 हफ्ते बाकी हैं प्लान में से, चूँकि एक 1 मंथ प्लान है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ज़ाहिरी बात है हम चाहें तो हम ये ग्रेड कवर कर चुके हैं, ठीक है जी, और ये ग्रेड कवर कर चुके हैं, और ये ग्रेड कवर कर चुके हैं। अब 2 ग्रेड रहते हैं, 2 हफ्ते हैं। हम चाहें तो बेशक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को पकड़ लें, और हम चाहें तो लीडरशिप निगोसिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ लें। तो हम इन दोनों में से कुछ भी पिक कर सकते हैं। तो हम अब सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करते, क्योंकि जब दोनों का वेटेज ही बराबर है तो सीक्वेंस क्यों ब्रेक करें। तो हम उसके फ़ौरन बाद जो ग्रिड ले लेते हैं, ए के बाद हम बी ग्रिड की तरफ चले जाते हैं, सिंपल बी ग्रिड पकड़ते हैं। वहाँ हमने ये किया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मिला के इकट्ठा एक ही सेक्शन बना लेते हैं। इस तरह ये 8 + 4 12 मार्क्स का ये हो जाएगा, और मैनेजिंग चेंज को जब साथ मिलाएंगे तो 8% यहाँ से आप गेन कर लेंगे। इस तरह इस हफ्ते के अख्ताम तक आप 80% तक का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, पास पेपर की कवरेज, ये सब शामिल किया जाएगा, और आपकी 2 आवर्स की 2.25 घंटे की कोचिंग है, और उसके बाद आपको स्टे करना है कैंपस में मेरे साथ कुछ देर के लिए, ताकि कुछ टेस्ट वगैरह लेकर और डिस्कशन करके उसको कवर किया जाए। अब उसके बाद आ जाता है आपका जो लास्ट सेक्शन है। आप अब एक हफ्ता रह गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर लेते हैं कि जब हम लीडरशिप को देखते हैं, निगोशिएशन को देखते हैं, तो दोनों का वेटेज 8% है, ज़्यादा है, तो इन दोनों पे 3-3 दिन एलोकेट करते हैं, और 8 ऐड होंगे 88, फिर 3 डेज़ लगा के 96 पे पहुंच जाएंगे, और आखिरी एक दिन जो है वो हम टीम मैनेजमेंट पे लगा लेंगे, जिसके अंदर फिर 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम क्विकली इंशाल्लाह कवर कर लेंगे विद इंक्लूडिंग देयर प्रैक्टिस मटेरियल। तो ये बच्चों हमारा प्लान है जिसको हमने 1 मंथ के लिए जो है आप सब बच्चों के साथ इंश्योर किया था कि हम इसको कंडक्ट कर सकें। तो ये हमारा प्लान है। इसके मुताबिक सबसे पहले आज फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले हमें मोटिवेशन से ही इस काम का आगाज़ करना चाहिए, यानी हम इसे मोटिवेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो है दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, ये हमारा ओवरऑल फोकस था, ये हमारा आइडिया था जिसको लेकर हम चल रहे थे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिविटी तो हम इसी अंदाज से लेकर चलेंगे। अब जो मसला है, सबसे पहली बात आ जाती है कि चलिए फिर बजाय इसके कि टाइम वेस्ट करें, चलिए मोटिवेशन का चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है तो यहीं से हम अपने काम का आगाज़ कर देते हैं। लेकिन ये स्लाइड मैं साथ ही रखूँगा अगले भी सेक्शंस में, ताकि आपको अंदाज़ा करता रहूँ कि हम कहाँ पे हैं, क्या हमारी कमिटमेंट थी, और कौन सा काम जो है कंडक्ट कर रहे हैं। तो अपना जो हमारा प्लान है ये हम साथ साथ ही कंटिन्यू रखेंगे अपने तमाम नेक्स्ट लेक्चर्स में। सबसे पहली बात आ गई मोटिवेशन। मोटिवेशन एक अमल है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है,
इस प्रोसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि एक इंसान किस तरह एक अमल से गुजर के अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो मोटिवेशन को हम क्या कह सकते हैं? मोटिवेशन इज़ अ सॉरी हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस, मोटिवेशन एक प्रोसेस है बाय विच a person achieve his or her गोल्स। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत एक इंसान अपने गोल्स को अचीव करता है। किस तरह से? बाय तीन चीज़ें इसके अंदर हैं। एक है इंटेंसिटी, ठीक है जी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, और फिर परसिस्टेंस, ठीक है, और परसिस्टेंस के साथ फिर आ गया क्या जी? डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस ऑन डायरेक्शन। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत इंसान अपनी मंजिल को हासिल करता है, लेकिन उस मंजिल को हासिल करने में जो चीज़ कारगर है वो है उसकी इंटेंसिटी, उसका परसिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन। वो कैसे? देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ कैफ़ लेवल का। तो कैफ़ मेरी मंजिल है, कैफ़ मेरी डेस्टिनेशन है। इस तक पहुंचने के लिए जो अमल मुझे चाहिए वो मेरी मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन का मेरा प्रोसेस मुझे इस मंजिल तक पहुंचाएगा। जब मैं इस मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। कौन सी? बात यह है कि मेरे पास किस हद तक जो है वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब है मेरे पास पैशन कितना है, जोश जुनून कितना है, मैं अपने गोल की तरफ कितना फोकस्ड हूँ। और दूसरी तरफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब ये है कि किस हद तक डिटर्मिनेशन है मुझे टू अचीव ऑब्जेक्टिव, किस हद तक मैं डिटर्मन्ड हूँ, मेरा इरादा पुख्ता है कि मैं अपने मंजिल तक पहुँचूँगा। देखिए, अब बात ये आ जाती है कि जितना इंसान को इस बात पे एतमाद होता है, उस जितना वो अपनी पुख्ता इरादा होता है, उतना वो रिपीटेडली स्टडी करता है डेली। अगर उसका इरादा पुख्ता नहीं तो ज़ाहिरी बात है वो डेली स्टडी नहीं करेगा। तो यहाँ बात ये आ गई कि ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम मंजिल तक पहुँचते हैं, लेकिन इसमें तीन चीज़ें होंगी तो ये मसला हल हो सकता है। एक ये कि हमें अपनी मंजिल से पैशनेट होना चाहिए और जुनून की हद तक लगाव होना चाहिए। मीन्स वी मस्ट हैव अ लव एंड पैशनेट लव विद अवर डेस्टिनेशन, कि हमें हर सूरत ये मंजिल हासिल करनी है। लेकिन इस मंजिल को हासिल करने के लिए क्या चाहिए? हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, पुख्ता इरादा चाहिए, एक मजबूत इरादा चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जिस रास्ते के ज़रिए चल के हमने इस मंजिल तक पहुंचना है, हमें उस रास्ते पे भी एतमाद होना चाहिए कि यही रास्ता इस तक जाता है। जो कि कैफ़ लेवल अचीव करने के लिए लाजम नहीं हम इसी डेस्टिनेशन या इसी ट्रैक पे चलें। बाज़ बच्चे ओ लेवल करते हैं, बाज़ बच्चे ए लेवल करते हैं, तो डिफरेंट तरीक़ों से भी अचीव किया जा सकता है इसको। बाज़ लोग जो है लम से BS फाइनेंस करके जो है वो एग्जाम्पशंस क्लेम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, तो हमें अपने तरीके और रास्ते पे भी एतमाद होना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है कि एक अमल है जिस पे चल के हम अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, लेकिन इस मंजिल तक पहुँचने के लिए तीन बातें। एक तो हमें अपनी मंजिल से सच्चा लगाव होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, जुनून, पैशन, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या है? परसिस्टेंस। हमारा पुख्ता इरादा होना चाहिए, इरादा चेंज नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेशन पुख्ता होना चाहिए, ताकि वो कहते हैं ना कि लगी वाले नींदर नहीं आती। तो जो लोग, जिन लोगों को लग जाती ना, वो फिर जागते हैं, उनको नींद नहीं आती, वो एक्टिवेट होते हैं अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। तो परसिस्टेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और उसके साथ डायरेक्शन, कि अपने रास्ते पे एतमाद होना चाहिए कि यही रास्ता है कि हम 333 कैफ लेवल के पेपर क्लियर करेंगे तो हम इसको अचीव कर लेंगे। अब ये प्रोसेस जो है ये बाय फास्ट भी होता है, यानी कि ये प्रीवियस प्रोसेस के ऊपर बेस कर रहा होता है कि अगर हम कैफ लेवल अचीव कर लेते हैं अपने टारगेट पे तो हमारा ये प्रोसेस और फास्ट होगा और हम जल्दी CA क्वालिफाई करने की पोजीशन पे आ जाएंगे। वो कर लेते हैं तो हो सकता है हम आगे इंडस्ट्री में जाएँ और कुछ और मनाजिल को तय करें। तो इसलिए ये प्रोसेस है। जितना भी हम इसके अंदर कहेंगे कि हम पैशनेट होकर
कंसिस्टेंट होकर, डिटर्मिन्ड होकर काम करेंगे, उतना हम अपनी मंजिल तक लाजमन पहुंच सकेंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है स्पेसिफाइड वर्ड जो यूज़ करता है जो है अपनी किताब में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, वो ये यूज़ करते हैं कि स्टीफन पी रॉबिन्सन का नाम है, द प्रोसेस डेट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स अटेनिंग आ गोल, कि एक इंसान की इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस किस हद तक मैटर करती है कि एक अमल के तहत वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने इसको इस तरह से किया है कि मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस by which a person achieve his or her goal by intensity, persistence and confidence on डायरेक्शन। तो मैंने अल्फाज को थोड़ा शफल करके थोड़ा आसान किया है, चूँकि हमें पेपर में किसी चीज़ को एग्जैक्ट किसी एक्सपर्ट के वर्ड में अमूमी तौर पे एक्सप्रेस नहीं करना होता, बल्कि हमें उसे डिस्क्राइब करना होता है। तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप डिस्क्राइबिंग टर्म्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करें। तो पहली चीज़ तो हो गई ये मोटिवेशन। अब चलते हैं हम इसकी डिफरेंट थ्योरीज़ की तरफ। जब हम इसकी डिफरेंट थ्योरीज़ की तरफ चलते हैं तो हम इसको 3 कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो कहलाती है आपकी अर्ली थ्योरीज़, और हम इनको कंटेंट्स थ्योरीज़ का नाम देते हैं। ये जो कंटेंट्स थ्योरीज़ हैं या अर्ली थ्योरीज़ हैं, ये बेसिकली बेस करती हैं या ये एक्सप्रेस करती हैं इस अंदाज से हमारे इस व्यू पॉइंट को या हमारे इस मैटर को, जिसको ये इस तरह व्यू करते हैं कि जनाब बात ये है कि दे एक्सप्रेस द मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ नीड्स, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, जैसे कि मैं आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे पूछता हूँ अच्छा जी ये बताइए कि मोटरसाइकिल क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे जी मोटरसाइकिल जो है एक हैंडल है, एक चेसिस है, 2 व्हील्स हैं, एक इंजन है, इनको हम जोड़ें तो मोटरसाइकिल बन जाती है। मैं आपसे पूछूंगा इन्होंने क्या बताया जी मोटरसाइकिल क्या चीज़ है, तो आपने उसके कंटेंट्स बता दिए। आपने क्या बता दिया, उसके कंटेंट्स बता दिए। ये कंटेंट्स पूरे करें तो मोटरसाइकिल बन जाएगी। इसी तरह जो हमारे पुराने मोटिवेशन के राइटर्स हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि मोटिवेशन कैसे हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, वो हमें नीड्स बताते हैं कि अगर आप किसी की बेसिक नीड पूरी कर दें, उसे अच्छी सैलरी दे दें, उसे अच्छे कंपनसेशन दे दें, उसे अच्छी इन्वायरमेंट दे दें, अच्छे कलीग दे दें, अच्छा कोवर्कर दे दें, अच्छा इन्वायरमेंट दे दें, अच्छा सुपरवाइज़र दे दें, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। तो वो नीड्स बताना शुरू कर देते हैं। हम उन नीड्स को एक्चुअली कंटेंट्स कहना शुरू कर देते हैं कि ये हमें मोटिवेशन के कंटेंट्स बताते हैं, इससे हम ये कहते हैं कि कंटेंट्स थ्योरी है। तो मुख्तसरन बात ये कि कंटेंट्स थ्योरी इसलिए कंटेंट कहलाती है कि जब हम से पूछते हैं कि मोटिवेशन किससे होगी, तो वो हमें उन नीड्स का जिक्र करते हैं कि जिसके ज़रिए हम इंसानों को मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अंदर मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड है और हेज़बर्ग है, जो कि हमारे पहले दिन का टारगेट है कि हमने ये 2 थ्योरीज चाहिए समझनी। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो प्रोसेस थ्योरीज हैं। प्रोसेस थ्योरीज की जब आप बात करते हैं तो प्रोसेस थ्योरीज ऐसी थ्योरीज हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि दीज आर दोज थ्योरीज विच आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस। किस पे बेस करती हैं, प्रोसेस पे। यानी प्रोसेस थ्योरीज की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो हमें क्या बताते हैं, प्रोसेस थ्योरीज के एक्सपर्ट हमें ये बताते हैं कि मोटिवेशन एक अमल है, एक प्रोसेस है। वी गो थ्रू अ स्पेसिफिक परसेप्शन, वी गो थ्रू अ स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग। तो उसके ज़रिए जब हम सोचते हैं, यानी हमारे ब्रेन में इस तरह की एक सोच आती है जो इंसान को मोटिवेट कर देती है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या हुआ, अब इसमें से फ़र्क हुआ कि मैं उसी मिसाल पे वापस जाऊँ कि मैंने आपसे पूछा मोटरसाइकिल क्या है, आपने कहा जी एक हैंडल है, टैंकी है, उसकी सीट है, चेसिस है, इंजन है, कंटेंट्स को ऐड किया, क्या बन गया, मोटरसाइकिल। आपने कंटेंट बताया। दूसरे बच्चे से पूछता हूँ मोटरसाइकिल क्या है, वो कहता है जी एक फ्यूल इंजेक्शन होता है, वो फ्यूल इंजेक्ट करता है, वहाँ पे जो है एक डायनमो चलती है, स्पार्क प्लग जो है स्पार्क क्रिएट करता है और उससे एक डायनमो मूव करती है जिससे मोटरसाइकिल चलती है। अब इसको और उसके कहने में फ़र्क क्या है, उसने कंटेंट बताए थे, इसने अमल बता दिया, इसने प्रोसेस बता दिया कि फ्यूल और गैस से किस तरह डायनमो चलती है और मोटरसाइकिल मूव करता है। तो ये प्रोसेस है। इसी तरह जो मोटिवेशनल थ्योरीज़ हैं उसके अंदर एक सेक्शन ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज का वो है जो हमें ये बताता है कि अगर ये वाली नीड्स पूरी की जाए तो इंसान मोटिवेट होगा, ये कंटेंट थ्योरीज हैं। और दूसरी तरफ वो थ्योरीज हैं जो हमें ये बताती हैं कि इंसान जो है वो
किस किस अमल से सोचता है या किस अंदाज से सोचता है, तो वो मोटिवेट हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रोसेस थ्योरीज हैं। ये क्या है, ये हमारी प्रोसेस थ्योरीज हैं। तो प्रोसेस थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जो हमें बताती हैं कि इस परसेप्शन से, इस थिंकिंग से सोचेगा इंसान तो मोटिवेट होंगे। इसके अंदर विक्टर रूम की थ्योरी है, जिसको हम जो है वो प्रोसेस थ्योरी कहते हैं, विक्टर रूम की थ्योरी है। और दूसरी जो है वो हमारी मैक्लेलैंड्स की जो है वो नीड थ्योरी है। तो मैक्लेलैंड्स की जो है वो नीड थ्योरी जो है ये आ जाती है प्रोसेस थ्योरीज में। लेकिन याद रहे कि हम अमली ज़िंदगी में अगर सोचें तो ये दोनों थ्योरीज हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं या अप्लाई की जाती हैं। तो हम अपने पेरेंट्स की मिसाल ले लेते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप कोई पेपर देने जा रहे होते हैं, आप अच्छा पढ़ नहीं रहे होते, तो आपके फादर आपसे कहते हैं कि अच्छा भाई अगर तुम ये पेपर पास कर लो ना तो मैं तुम्हें ये मोटरसाइकिल ले दूँगा, अच्छा अगर तुम ये काम कर लो तो मैं तुम्हें ये वाला कैमरा ले दूँगा। तो ये कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है, ये है कंटेंट थ्योरी कि तुम्हारी ये नीड पूरी कर दी जाएगी अगर तुम ये वाला काम कर दो। तो यहाँ कंटेंट थ्योरी अप्लाई हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी गहरी सोच में बैठे होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, आपके फादर आपसे पूछते हैं अच्छा भी क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो, इधर आओ बात तो सुनो। अच्छा उन्हें बाद बैठाते हैं, फिर कहते हैं बेटा यूं नहीं सोचते, यूं सोचते हैं, बात को इस तरह से नहीं सोचते, ये तरीका है सोचने का। तो ये कौन सी थ्योरी अप्लाई कर रही है, प्रोसेस थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों थ्योरीज हमारे घर में ही हमारे ऊपर अप्लाई हो रही हैं। कौन सी, कंटेंट थ्योरी क्या जब वो नीड पूरी कर रहे थे, और प्रोसेस थ्योरी का जब वो आपको ये बता रहे थे कि इस तरह नहीं सोचते, इस तरह सोचते। तो हमारे भी यहाँ पे दो थ्योरीज ऐसी हैं जिसको हम जो है प्रोसेस थ्योरीज कहते हैं। इसमें एक विक्टर रूम की है और एक मैक्लेलैंड की है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो ये दो मेन ब्रांचेस हैं हमारी थ्योरीज की, प्रोसेस थ्योरीज एंड कंटेंट थ्योरीज। पहले हम कंटेंट थ्योरीज चलें, फिर प्रोसेस थ्योरीज की तरफ चलेंगे। उसके बाद फिर दूसरी थ्योरीज आ जाती हैं जिनको हम कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर एक का किबरा रुख जरा थोड़ा सा अलहदा है। कोई कहता है कि जी अगर गोल्स वाज़ा कर दिए जाएँ ऑर्गेनाइजेशन के, एम्प्लॉयज़ को जाके बताया जाए तो उससे मोटिवेशन बढ़ती है। कोई कहते हैं अगर सेल्फ इस्टीम का ख्याल रखा जाए या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर ली जाए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट के ऊपर अमल किया जाए और अच्छी रीइंफोर्समेंट दी जाए और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको हमने डाल दिया कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज में। इस तरह हमें तीन तरह की थ्योरीज पढ़नी है। एक कंटेंट थ्योरीज पढ़नी है हमने, नंबर 1। नंबर 2 जो हमने पढ़नी है वो हमने प्रोसेस थ्योरीज पढ़नी है, और नंबर 3 जो कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज पढ़नी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कंटेंट थ्योरीज को। कंटेंट थ्योरीज में जैसा कि आप जानते हैं, एक तो हमें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड पढ़नी है और दूसरे हमें हेज़बर्ग्स हाइजीन थ्योरी पढ़नी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैस्लो को। मैस्लो की थ्योरी जो है ये बुनियादी तौर पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक थ्योरी है जो इंट्रोड्यूस कराई गई तकरीबन 19वीं सदी के आगाज़ में। मैस्लोज की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है ये आप ये कह सकते हैं कि इज़ अर्ली थ्योरीज में काउंट होती है। इसके अंदर इन्होंने नीड की एक लिस्ट आइडेंटिफाई की है और उनकी एक ख़ास हायरार्की या तरतीब सेट की है। इस चीज़ से मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड कहा जाता है, जिसमें पहली नीड को फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं इंसान की, दूसरी को सेफ्टी, तीसरी को सोशल, चौथी को स्टीम और पांचवी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड कहते हैं। ये कहते हैं कि जब आप एक नीड इसमें से पूरी करेंगे तो इंसान दूसरी नीड के पीछे भागना शुरू कर देगा। जैसे वो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि एक नीड पूरी करते हैं तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। तो ये कहते हैं कि व्हेन यू सेटिस्फाई अ लोअर नीड, जब आप निचली वाली नीड को सेटिस्फाई करते हैं तो इंसान जो है when satisfy a lower need, after that you run after the next one, तो वो आप अगली वाली नीड के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि इसके अंदर जो तरतीब है वो किस एतबार से और किस सीक्वेंस से है, तो मैंने बताया कि फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, सोशल है, स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये एक तरतीब है इसकी। लेकिन ये तरतीब को समझने के लिए हमें ज़रा वेस्टर्न कल्चर में ख़ुद को लेके जाना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड इन द साइड ऑफ द
वेस्टर्न कल्चर में जाना पड़ेगा, उस यूरोपियन कल्चर में जाना पड़ेगा जिसके अंदर ये इसको दरियाफ्त किया गया। देखिए होता ये है वहाँ पर कि वहाँ पे 15-16 साल के नौजवान को या 18 साल के नौजवान को कहा जाता है कि जी आप अपने पैरों पे खड़े हो, अब हमारी वालदैन कहते हैं जी आपका हमारा लेना देना कुछ नहीं है, तो यू हैव टू अर्न लोन और डू योर इवनिंग जॉब, मॉर्निंग जॉब, और उसके साथ आपने स्टडी को कंटिन्यू करना है, अपनी लाइफ को मेंटेन करना है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन। अब जाहिर है चूँकि आप इस तरह की सिचुएशन कभी फेस कर नहीं सके, हमारे यहाँ तो पेरेंट्स देर तक फाइनेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए कोई मिसाल ले लेते हैं। ऐसा करते हैं जी कि इस नीड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप दुबई चले जाते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के जॉब के लिए, लेकिन प्लान अभी आपके पास कोई नहीं है, आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं। तो सबसे पहली नीड जो आपके सामने आएगी वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड ये है जनाब कि मैं आ तो गया हूँ, अब मुझे यहाँ पे भूख लगी है, रोटी कहाँ से मिलेगी, फूड कहाँ से मिलेगा, ठीक है, प्यास है, पानी कहाँ से मिलेगा, शेल्टर कहाँ से आएगा, मेडिकल कहाँ से मिलेगा, बॉडीली नीड मेरी कहाँ से पूरी होंगी। तो जब भी इंसान अकेला तन्हा एक जगह खड़ा होता है तो सबसे पहली नीड्स ये खड़ी होंगी, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड क्यों है? चूँकि ये रूह और जिस्म को बरकरार रखने के लिए बुनियादी ज़रूरत है, जिस्मानी ज़रूरत, इसे हम इसको फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। तो सबसे पहले यही नीड इंसान के सामने आएगी। अब अगर हम इसको इस तरह लेके चलें कि मान लिया कि ये जो नीड है ये पूरी होने का कोई सामान अरेंज हो जाता है, सामान इस तरह अरेंज हो जाता है कि फ़र्ज़ कर लिया कि जी आपको कोई इनिशियली कैशियर की, सेलमैन की कोई जॉब मिलती है तो आप ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? चूँकि उसकी वजह ये है कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, तो आप फ़र्ज़ किया कि आपने वो जॉब पिक कर ली, तो नीड पूरी हो गई। अकॉर्डिंग टू मैस्लो क्या रूल है? अगर पिछली नीड पूरी हो जाएगी तो आप अगली नीड पर भागना शुरू कर देंगे। अब आपको फौरी तौर पे सेफ्टी नीड की तरफ जाएंगे। अब सेफ्टी नीड का मतलब जो है वो बड़ा सिंपल और आसान। पहला तो आपको ये समझ आएगा कि ये नौकरी मेरी को पुख्ता नौकरी नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, ये टेम्परेरी जॉब है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म जॉब है। तो मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ जॉब की प्रोटेक्शन हो, कम से कम किसी ने मुझे टर्मिनेट करना है तो कोई महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का नोटिस हो। तो सबसे पहली बात तो यही जेहन में आती सेफ्टी की। लेकिन आप ज़रा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा लार्जर वे में सोचिए, थोड़ा सा इन्हांस कीजिए। अच्छा, इन्हांस इस सेंस में कीजिए कि ये प्रोटेक्शन दो तरह की है, जॉब की भी है लेकिन क्योंकि वो भी इससे रिलेट करती है, लेकिन बेसिकली ये फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी है। इसके लिए एग्जांपल क्या दी जा सकती है? फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी सरदार जी के पास जॉब कर रहे थे। अब सरदार जी जो है वो आए दिन आके आपके शोल्डर पे थपकियाँ मारते हैं, तो ये फिज़िकली सेफ़ तो नहीं है ना आप, कि जी ये इस तरह से तो किसी भी वक्त आपकी जिस्मानी पिटाई हो रही है। आप एक ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहाँ 2-4-5 लड़के रहते हैं, या आप रूममेट हैं 2-4-5, अक्सर औकात रात को कुश्ती लड़ाई हो जाती है, और वो भी कोई आपके आए दिन कभी कोई उंगली की खिंचाई हो जाती, कभी कुछ, तो फिजिकली आप सेफ तो नहीं। अब उसके साथ वाबस्ता हो गई इमोशनल सेफ्टी। इमोशनल सेफ्टी ये कि सरदार जी आके कहते हैं, कहीं कोई मसला होता है कहते हो मुस्लिम हो फिर बम चलाता है तुसी, यानी कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर आगे कोई ऐसी बात कही जाती है जिसके अंदर आपके मज़हब पे, आपके जज्बात पे, आपकी फीलिंग को हर्ट किया जाता है। तो सेफ्टी दोनों तरह से है, ना तो कोई फिजिकली आपको पनिश करे और ना ही कोई आपके मजहबी सोच पे यानी रिलीजियस थॉट पे, आपकी इमोशन पे, आपके जज्बात पे हमला करे। ये दोनों तरह की सेफ्टी हमें चाहिए, और जॉब प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो अब ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, इसलिए हम कहेंगे ये जॉब अच्छी नहीं, हमें वो जॉब चाहिए। और उसके साथ साथ डेफिनेटली उस जॉब के साथ कोई ऐसी सहूलत होनी चाहिए, कोई फ्लैट होना चाहिए, कोई जो है वो सेफ़ होम होना चाहिए जहाँ पे हम आसानी से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकें। तो लिहाजा ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ जो है वो आपके जज्बात के साथ साथ, आपके एहसासात के साथ साथ आपका जिस्म भी महफूज हो, रूह भी महफूज हो, और आपकी सेफ़ जॉब हो। तो मान लिया कि ये भी ऐसा कर लेते हैं कि पूरी हो जाए ताकि हम अगले कॉन्सेप्ट पे जा सकें। तो मान लिया अब आपको एक मल्टीनेशनल में जॉब मिल गई जहाँ आपका कैबिन अलग है, आपका बॉस नॉक करके अंदर आता है,
और जो है साथ आपको एक फ्लैट भी मिल गया और साथ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया जिसके अंदर ये लिखा है कि 3 माह के नोटिस के बगैर आपको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये मिल गई नीड। अब रूल वही आ गया कि जब पिछली नीड पूरी होगी तो हम अगली नीड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये जो 2 नीड थी ये लोअर ऑर्डर नीड थी। जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं भी इसके अंदर बहुत कंफ्यूज रहता था। मेरे नज़दीक ये लोअर ऑर्डर नीड इसलिए थी कि अगर आप किसी जानवर को भी देखें तो उसे भी खुराक चाहिए, शेड चाहिए, सेफ जगह चाहिए, तो शायद इसलिए लोअर ऑर्डर है कि जानवरों में भी यकसा ये नीड्स पाई जाती। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा और मैंने स्टडी किए कुछ आर्टिकल हैसबर्ग से की थीरीज़ के मुतालिक और बाकी कॉन्सेप्ट्स पे, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि एक्चुअली ये लोअर ऑर्डर नीड इसलिए है कि कोई भी हायर ऑर्डर नीड जो है काम नहीं करेगी, नॉट वर्क्स अनटिल अनलेस ये लोअर ऑर्डर नीड पूरी ना हो जाए। जब तक लोअर ऑर्डर नीड दोनों नहीं मिलती अपर ऑर्डर नीड कोई भी पूरी नहीं होगी। चलिए, अब हमने सोच लिया कि आपकी ये नीड भी पूरी हो गई, ठीक है जी। अब साथ ही आपके जहन में ख्याल आएगा जिसको हम कहते हैं सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? आप चाहेंगे कि जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ के लोग आपको अपने क्लब का, अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, यानी यू विल बी द पार्ट ऑफ टीम। इस हद तक कि जब कोई पार्टी हो वहाँ आपको बुलाया जाए, पार्टी में आपको इनवाइट किया जाए, ठीक है। अगर कोई गेट टुगेदर हो तो उसमें आपको बुलाया जाए। और सोशल नीड के अंदर एक नीड ये भी आ जाती है कि आपके साथ लोगों को अफेक्शन हो, मोहब्बत हो, बिलोंगिंगनेस हो, आपकी एक्सेप्टेंस हो, फ्रेंडशिप हो आपके साथ, और उसकी फुलफिलमेंट आप चाहेंगे। अब इसके अंदर डेफिनेटली ये हो कि जब आप बीमार हैं, आप नहीं गए जॉब पे, तो आपको कोई साइड वाले कैबिन से कॉल आए कि जी आप नहीं आए, हमारा तो दिल ही नहीं लग रहा जॉब पे, तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ मेल और फीमेल, जो भी आपका क्लीग है वो कॉल करे और कहे कि जनाब कहाँ हैं सलीम साहब, आप जॉब पे नहीं आए, तो यहाँ तो ऑफिस में तो रौनक ही नहीं आपके बगैर। तो एक आपको जो है एक इंस्टीट्यूशन मिले, एक आपको मोहब्बत मिले, एक आपको भाईचारा मिले। अब ये ज़रूरत बड़ी अहम होती है। कहने को तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ज़रूरत के मतलब बड़ी अहम बात जो है बाबा बुल्ले शाह ने कही थी, और उन्होंने कही थी कि या अपना किसी ने कर लै या आप किसी दा हो भी लिया, यानी या तो कोई आपका हो जाए या आप किसी के हो जाए, अकेले तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। तो लिहाजा यही रूल जो है बिजनेस वर्ल्ड में भी चलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो गई जब हमें बेसिक जॉब मिली, कैशियर की मिली, सेलमैन की मिली, ठीक है, उसके अंदर सेफ्टी नहीं थी। हमने आगे जो है मल्टीनेशनल की जॉब मिल गई जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी है, कैबिन भी है, और साथ फ्लैट भी है, सेफ्टी हो गई। लेकिन अब जो नीड है वो क्या है? अब नीड ये है कि ये जिस भी जगह मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे अपनी टीम का हिस्सा समझे, ये मुझे इनवाइट करें पार्टीज़ पे, और जब भी मैं बीमार हूँ मेरे साथ जो है वो मेरी खबरगिरी करें, जब मैं डिसअपॉइंट हूँ मेरी काउंसलिंग करें, और जब मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मेरी मदद करें, मुझे गाइड करें, मुझे मुझे जो नॉलेज हेल्प सपोर्ट चाहिए वो पूरी की पूरी प्रोवाइड करें। तो ये इंसान की सोशल नीड है। मान लिया कि यहाँ कलीग भी ऐसे हैं इस जॉब में जिन्होंने आपकी ये ज़रूरत भी पूरी कर दी, वो आपके बगैर किसी पार्टी पे नहीं जाते हैं, जब आप उदास होते हैं आपसे पूछते हैं, आपकी कंसोल करते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आपके साथ चीयर अप करते हैं, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, और आपको जो है वो हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं, और आपकी जो एफिलिएशन की शौक़ है इसको भी पूरा कर दिया जाता है, दोस्ती का शौक़ है इसको भी पूरा कर दिया जाता है। अब ये जब 3 नीड पूरी हो जाती है तो इंसान जो है ना वो क्या नाम लेते हुए ना कहते हैं कि इंसान बड़ा नाशुक्र है। वो ये नहीं सोचता कि पहले मेरे पास कितना कम था, वो कहता है मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, और वो हमेशा उससे ज़्यादा की तलाश में रहता है। तो ये तो बात कुरान में भी लिखी है कि इंसान जो है वो नेमतों को जुटलाता है और हमेशा जो है वो अगली नेमतों की तरफ भागता है, और जहाँ से उसने आगाज़ किया होता है वो उसे भूल जाता है। अच्छा, एनीवे, अब इसके बाद एक नई नीड जागती है और ये है ईगो नीड। ईगो नीड जो है इसको कहते हैं हम अस्टीम नीड। अब ये जो अस्टीम नीड है या ईगो नीड है ये तब पैदा हुई जब सोशल नीड पूरी हो गई आपकी। अब ये जो ईगो नीड है या अस्टीम नीड है इसके अंदर एक डेफिनेट चीज़ आपको नज़र आएगी, और वो ये है कि जैसे अगर मैं टीचर हूँ, चले मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ कि जी मुझे इतने साल हो गए इस कॉलेज के साथ काम करते हुए, अब मैं कहता हूँ कि जी अब मेरी एक ईगो है। वो ईगो क्या है जी? कि मेरी स्टीम है जी कि मुझे खुद कॉलेज ना जाना पड़े, मैं एक ड्राइवर आए मुझे लेने के लिए,
वो ड्राइवर रास्ते में से इंग्लिश अखबार ख़रीद के लाया ताकि रास्ते में मैं अखबार पढ़ता हुआ जाऊँ, और जो है वो बड़े से मग में थोड़ी सी चाय डाल के घर से मुझे मिले, मैं चाय पीता हुआ जाऊँ। जब मैं जब मैं पहुँचूँ कॉलेज, तो एक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हो, एक आदमी जो है बारिश है तो फिर छतरी लेके खड़ा हो क्योंकि मेरी स्किन पे कोई असर ना पड़े, और जब मैं कॉलेज में दाखिल हूँ तो लोग उठ के खड़े हो जाएं और सबसे पहले मुझे अटेंड करें। जब मैं कोई काम कहूँ तो वो सबसे पहले मुझे रिस्पॉन्स करें, और जब मैं कोई राय दूँ तो मेरी ओपिनियन सबसे पहले सुना करें। तो लिसन मी, यानी मुझे स्पेशल रिस्पॉन्स दिया जाए। ये है स्टीम नीड के अब मुझे दूसरों से मुमताज़ कर दिया जाए, अब मुझे दूसरों से डिस्टिंग्विश कर दिया जाए, अब मुझे दूसरों से मुनफरिद सलूक किया जाए, अब मुझे दूसरों से अलहदा कर दिया जाए। ये है आपका फोर्थ लेवल ऑफ नीड। अच्छा, अब जो फोर्थ लेवल ऑफ नीड है इसके अंदर जो जितनी भी मैंने बातें की एक्सटर्नल स्टीम है। चूँकि स्टेटस आपको दूसरे देते हैं, रिकग्निशन आपको दूसरे देते हैं, अटेंशन आपको दूसरे देते हैं, यही तो आप चाहते हैं। लेकिन राइटर ये कहता है, मैस्लो ये कहता है कि एक्सटर्नल नीड तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके अंदर इंटरनल स्टीम नहीं होगी। इंटरनल स्टीम क्या है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, अपनी रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप को ऑटोनोमस समझते हो, और आप अपने आप को एक अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन समझते हो, तो एक्सटर्नल स्टीम काम करेगी। अब इसकी मेरे पास कोई वाज़िया थ्रेटिकल दलील नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं इसको एक मंतक के तहत वाज़िया कर सकता हूँ। वो ये कि देखिए, अगर कोई इंसान जो है लो प्रोफाइल समझता है अपने आप को, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो अगर कोई उसको रिकग्निशन देगा, उसको सल्यूट करेगा, तो दो नतीजे हो सकते हैं। एक नतीजा ये हो सकता है कि वो ये समझे कि वो किसी और को सल्यूट कर रहा है, मैं तो सल्यूट के काबिल ही नहीं हूँ, लिहाजा वो कहेगा शायद मुझे सल्यूट किया ही नहीं है, चूँकि उसकी इंटरनल स्टीम कमज़ोर है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये समझे कि ये बेवकूफ़ आदमी है, मुझे सल्यूट करके अपना सल्यूट ज़ाया कर रहा है, इसको पता ही नहीं अहमक को कि मुझे सल्यूट करने की क्या ज़रूरत थी, किसी वर्थवाइल आदमी को सल्यूट करता, उससे कुछ ज़्यादा अचीव कर सकता था, तो ये कोई अहमक इंसान है, यानी वो उसको भी डिग्रेड कर देगा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी इज़्ज़त करें, तो आपको पहले अपनी इज़्ज़त खुद करनी होगी, आपको खुद जो है अपने आप को जो है काबिल इज़्ज़त साबित करना होगा अपनी नज़र से। तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए आप रोज़ाना अपने आप को शहज़ादा कहें या शीशे के सामने खड़े हो गए वाह वाह तेरी क्या बात है, नहीं ये नहीं मैं कह रहा। वो काम ना करें जिससे आपकी अना हर्ट करती है, जिससे आपके अंदर का ज़मीर हर्ट करता है, वो काम ना करें। यानी आप शरन सोचें ना जी, आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसपे आपका ज़मीर आपको जूतियां मार रहा होता है रोज़ाना, ठीक है ना। तो ऐसा हरकत हम ना करें, हम झूठ ना बोलें, हम किसी को डिसीव ना करें, तो खुद ब खुद हमारे अंदर का ज़मीर कहेगा कि हाँ यार तू एक अच्छा इंसान है। लेकिन शीशे के सामने खड़े होकर रोज़ाना खुद अपने आप को कहना आई एम लुकिंग वेरी नाइस, आई एम अ ग्रेट मैन, तो इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है, हकीकत में एहसास कमतरी है। इससे बचना है तो क्या, अपने अमाल को नेक करना पड़ेगा। सो एनीवे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई ऐसा अमल करना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारी इंटरनल, यानी इंसान अपने साथ नाराज़ हो जाए, अपनी सेल्फ स्टीम को मार दे। तो लिहाजा वी शुड डू एंड प्रूव अवर सेल्फ इन अवर आइज दैट वी आर एबल टू बी रिस्पेक्टेड, यानी हमें अपनी नज़रों में अपने आप को साबित करना होगा, अपनी नज़रों में गिरने से अपने आप को बचाना होगा। तो उसके लिए ऐसे अमाल, ऐसे प्रोसेस किए जाएँ जिससे हमारी अपनी नज़र में अपनी इज़्ज़त बरकरार रहे। तो ये हो जाएगी इंटरनल स्टीम। तो फिर एक्सटर्नल स्टीम भी जो है वो भी काम करेगी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ जो है लेवल। अभी आप कहेंगे कि 5 लेवल थे, तो 5वां लेवल कौन सा है? अब 5वां लेवल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। लेकिन पहले 4 रिपीट कीजिए। क्या? रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड, और जो बॉडीली नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड थी। उसके बाद जब सिक्योरिटी मिली, घर की, जॉब की, तो प्रोटेक्शन मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये हमारी सेफ्टी नीड थी। और फिर जब हम जिस जगह जॉब कर रहे थे वहाँ लोगों से दोस्ती मिल गई, मोहब्बत मिल गया, भाईचारा मिल गया, ये सोशल नीड थी। और अब जब दूसरों ने हमें रिगार्ड करना शुरू कर दिया, दूसरों से डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया, ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी, तो ये बन गई आपकी कौन सी नीड? ये बन गई आपकी जो है वो
स्टीम नीड या ईगो नीड। अब आ जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। ये तो कोई शक वाली बात ही नहीं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज आते आते अमूमी तौर पे इंसान की उम्र 40 प्लस पे जा चुकी होती है। अब यहाँ पे आप एक्चुअलाइज कर चुके होते हैं कि यू आर अ बिग गन, आप एक्चुअलाइज कर चुके होते हैं कि आपने गाड़ी भी खरीद ली, घर भी बना लिया, आपने जो है वो बेसिक नीड्स भी जो थी वो भी मिल गई। अब आप चाहते हैं ग्रोथ, अचीवमेंट एंड पोटेंशियल। यानी आप ये कह लीजिए कि अब ये वो स्टेज आ गई कि इंसान कहता है कि यार अब ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाऊं कि जिससे मैं कहूं कि हाँ यार एट द एंड ऑफ द करियर आई हैव डन समथिंग ग्रेट। यानी कोई चैरिटी वर्क कर लूँ, कोई एनजीओ बना दूँ, गरीबों का ख्याल रखूँ, कोई चैरिटी स्कूल खोल लूँ जिसके अंदर के बच्चों को मैं एजुकेशन दे सकूँ, या मैं कोई पीएचडी कर लूँ और उसके बाद मैं उस पीएचडी के तहत कोई 4 5 8 10 पीएचडी प्रोड्यूस कर लूँ, तो कहूँ हाँ यार अब ठीक है, अब ज़िंदगी का जो मेरा मकसद था, जो मिशन था, उसको मैंने काफ़ी हद तक हासिल कर लिया। तो ये जो आखिरी वाला है इसका जॉब से ताल्लुक़ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि यू वांट टू डू समथिंग विच इज़ एवर ग्रीन अवार्ड, जिसको कहते हैं ना वो, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, फिल्म फेयर्स में अवार्ड में देखा होगा कि वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसके अंदर आप कहते हैं कि हाँ यार अब ये अचीवमेंट है, कोई एनजीओ बना दूँ, कोई बड़ा काम कर जाऊँ। तो दिस इज़ व्हाट द फिफ्थ लेवल। अब ये 5 लेवल हैं और इसके अंदर सीधी बात जो की थी उसने कि पहली नीड पूरी होगी तो अगली के पीछे भागोगे आप। इसके अंदर फिजियोलॉजिक और सेफ्टी नीड जो है लोअर ऑर्डर नीड है, आगे जाके मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है लेकिन यही बता देता हूँ। और जो सोशल, ईगो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये हायर ऑर्डर नीड्स हैं। क्लियर जी। तो इसकी तरतीब है। अभी हम चलेंगे पेपर्स की तरफ, देखते हैं कि पेपर्स में इसके सवाल कैसे एड्रेस होता है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा अहम टॉपिक है जो तकरीबन हाफ एंड हाफ कह सकते हैं, 60% चांस ये कि ये नीड्स पूछी जाए और 40% चांस है कि उसे पूछा जाए, वो है क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस ऑन इट। ठीक है जी। ये इसकी ज़रूरत नहीं हमें इतनी ख़ास कोई है, आप डायरेक्ट जो है हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर मैंने वैसे आपको बता दिया। लेट्स मूव टूवर्ड द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी। सबसे पहली जो मेजर लिमिटेशन है, इस थ्योरी के पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है जो इस रैंकिंग को प्रूव कर सके कि इंसान की पहली नीड फिजियोलॉजिकल है, दूसरी सेफ्टी है, तीसरी सोशल है, उसके बाद ईगो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इनके पास कोई ऐसा स्टेटिस्टिकल सबूत नहीं है। इन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चनर फिल नहीं करवाया लोगों से, ऐसी कोई राय नहीं ली कि इन्होंने कहा कि जी हमने 1 लाख लोगों से क्वेश्चनर फिल कराया और उन्होंने कहा कि हाँ यही तरतीब होती है। ऐसा कोई स्टेटिस्टिकल प्रूफ नहीं है। अब अगर आप पूछें कि सर ये क्यों नहीं है और फिर ये इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं, तो थ्योरी की हद तक तो बस इतना ही याद रखिए कि इनके पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं, लेकिन ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो इसकी दलील मेरे पास है या जिसकी मंतक मुझे समझ आती है, जहाँ तक मेरी कम इल्मी के तहत या मेरे फ़हम के तहत मुझे नज़र आता है, मुझे जो बात समझ आती है वो ये है कि जितने भी पहले थ्योरिस्ट हमें वेस्ट और अमेरिका के नज़र आते हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च क्यों नहीं की, उन्होंने हाइपोथेसिस क्यों नहीं बनाए, उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा क्यों नहीं है उनके पास, जबकि उनकी बात बड़ी वैल्यूएबल है। जब भी बात शुरू करते हैं बात में बड़ी वर्थ होती है। तो मुझे इन पे थोड़ा सा शक पड़ता है ये कि इन्होंने कुछ तकरीबन 16वीं या 17वीं सदी के आगाज़ में उंदलस पे कब्ज़ा किया, स्पेन पे, और वहाँ पे बहुत बड़े कुतुब खाने थे और वहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च पड़ी थी मुसलमानों की। इनमें से अक्सर लोगों ने उसका स्टैटिस्टिकल डाटा या उसका कंक्लूजन नहीं लिया, उसके अंदर जो जो चीज़ें इन्हें समझ आई इन्होंने अपने नामों से छुपवा दी। तो मोर और लेस इनके सारे काम जो शुरू किए हैं, डार्विन को पकड़ लें, कोई और काम पकड़ लें, तो आपको नज़र आएगा कि थ्योरी का सर पैर कोई नहीं है, थ्योरी बड़ी पावरफुल है। तो भाई वो पावरफुल थ्योरी कहाँ से आ गई? तो यकीनन ये किसी ने काम किया होगा, किसी यूनानी ने या किसी मुस्लिम ने, इन्होंने वहाँ से पढ़ा होगा, उसको इंटरप्रेट किया और बस छाप दिया अल्लाह का नाम लेके। तो बहरहाल हम इतना बड़ा ब्लेम तो नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे बात समझ आती है कि दुनिया का कोई भी रिसर्च का काम हो और उसके साथ डाटा ना हो तो मैं उसे शक की निगाह से देखूंगा बीइंग एज अ रिसर्चर। बहरहाल एनीवे यहाँ तो हमें जो है वो सीए का पेपर पास करना है, तो आप यही याद रखिए कि जी डाटा कोई नहीं, बात बड़ी अच्छी की इन्होंने। दूसरी तरफ बात यह है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेम नीड मे काज डिफरेंट बिहेवियर, यानी एक ही नीड का सेटिस्फैक्शन दूसरे इंसान में मुख्तलिफ बिहेवियर लाएगा। यानी देखिए यहाँ पे मैस्लो साहब ये कहते हैं कि अगर आप मेरी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करेंगे मैं सेफ्टी नीड पे जाऊँगा, सेफ्टी नीड पे कहेंगे मैं सोशल पे जाऊँगा, सोशल कहेंगे तो ईगो पे जाऊँगा। तो क्या ये लाजिम है कि हर इंसान ऐसे ही कहेगा? कोई ऐसा भी तो होता है फिजियोलॉजी के बाद फ़ौरन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाए?
या डायरेक्ट ईगो पे आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो लिहाजा ये जो है ये इनका एक अपना मंतक है, वो कहते हैं कि ये नीड है और ये इनकी तरतीब है, और हर इंसान की एक नीड पूरी करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही आएगा। तो पहला मसला ये है कि देयर इज़ नो एम्पिरिकल एविडेंस, देयर इज़ नो स्टेटिस्टिकल डाटा to prove that the sequence and the list of their hierarchy of their need. And secondly, that satisfaction of one need, why cause that the every person choose the same need after that, maybe a different person choose different needs, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नीड चूज़ कर सकते हैं। एक तो बात ये हुई। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन को इन्होंने इग्नोर किया है। डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन चूँकि ज़रा मुश्किल लफ्ज़ था तो इसलिए मैंने उसकी उर्दू भी लिखने की कोशिश किया, पता लगे उर्दू इंग्लिश से मुश्किल हो गई। क्या? तवीलुल मुद्दती मफाद के लिए वक्ती ख्वाहिश को मौखर करना, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट की कुर्बानी देना। ये यूजुअल होता है इंसान के अंदर कि वो कहता है जी ठीक है, मतलब आपने इस वक्त एफएससी की हुई, आपको 15 to 20,000 की सैलरी मिल सकती है, लेकिन आप नहीं ले रहे। हालांकि फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो सकती है आपकी, लेकिन आप नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? आप तवीलुल मुद्दत फ़ायदे के लिए कलीलुल मुद्दत कुर्बानी दे रहे हैं। वो क्या कि ये कर लूँगा तो अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, तो वो बड़े फ़ायदे के लिए वक्ती चीज़ को आपने क्या किया? इग्नोर कर दिया। तो पहली बात ये हो गई कि आपने एम्पिरिकली इसके पास डाटा नहीं है और ये हायरार्की बनाए बैठे हैं। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि सेम नीड पूरी करने से इंसान का जो इफ़ेक्ट आएगा या रिस्पॉन्स आएगा वो सेम होगा, जबकि रिस्पॉन्स मुख्तलिफ हो सकता है। और तीसरी बात है, हम तवीलुल मुद्दत फ़ायदे के लिए कलीलुल मुद्दत बेनिफिट की कुर्बानी दे सकते हैं, जिसको इग्नोर किया गया। अच्छा, और यही कहा गया है कि नहीं इमीडिएटली हम अगली नीड पे मूव कर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं भी होता। फिर इसके बाद ये है कि जो डेटा इन्होंने लिया ये यूएसए और यूके का है, जहाँ पे बच्चा 18 साल की उम्र में सड़क पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा। अब अगर आप इसे बर्मा में ले आए, पाकिस्तान में ले आए, इंडिया में ले आए, बांग्लादेश में ले आए, या इवन श्रीलंका में ले आए, तो यहाँ पे बच्चे की शादी से लेके उसके बच्चों की ट्राई साइकिल तक दादा ख़रीद के दे रहा होता है। तो यहाँ पे तो वो हालात ही नहीं है। तो लिहाजा डेटा सिर्फ एक जगह फोकस्ड है। तो ये भी एक मसला है कि ये वैल्यूज़ यूके और यूएसए के अंदर प्रूव होती हैं। और सेकेंडली ये है कि क्या लाजिम है कि एक नीड पूरी करने पे ही इंसान दूसरी नीड पे जाए? क्या इंसान एट ए टाइम ऑल नीड्स नहीं मांग सकता? कि बहुत सारे लोग जैसे ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें फिजियोलॉजिकल नीड पहले चाहिए। नहीं, वो कम से कम 3-4 नीड इकट्ठी लेना चाहते हैं। मेरा हाल है कम से कम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की चारों नीड्स के पहले आप कहेंगे पहली ही जॉब में मेरी चारों नीड्स पूरी हो जाएं, जिसमें फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, सोशल नीड है और ईगो नीड है, चारों इकट्ठी हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑल नीड टुगेदर सारी मांगी जा सकती हैं। लेकिन येट डैट इन ड्रॉबैक्स के बावजूद भी इस थ्योरी की अपनी अहमियत है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और ना कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। तो ये 5 इसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पेपर के अंदर इसका सवाल कैसे एड्रेस हो सकता है। इसको मैं 2 क्लासिफिकेशन में ले जाता हूँ। एक वो जो सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछे जाते रहे, पुराने पेपर्स में बेशक थे, और एक वो जो आजकल के पेपर में केस स्टडी के एंगल से पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुराने पेपर के हवाले से। तो देखते हैं कि डिफाइन द टर्म मोटिवेशन, 2 मार्क्स के लिए पेपर है हमारा स्प्रिंग 15 का। तो 2 मार्क्स के लिए मैंने डेफिनेशन में काफ़ी ज़ोर लगाया, आई होप आप कर लेंगे। इसी तरह फिर एक इबारत ताबीर की गई है कि एक साइकोलॉजिकल लॉ है विच इज़ कॉल्ड, साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मैसास हायरार्की ऑफ नीड डिफ़ाइन की हैं। तो आप क्या करें, इसकी लिमिटेशंस लिख दें, राइट डाउन ओनली इट्स लिमिटेशन। 7 मार्क्स इसके लिए आपको दे रहे हैं। तो एक उसकी डेफिनेशन मांग ली मोटिवेशन की, दूसरी लिमिटेशंस मांग ली। तो ऐसा भी हो सकता है नीड पे बात ही ना की जाए, आपसे सिर्फ ये कहा जाए इसकी लिमिटेशन लिखें। उसके बाद सवाल है आपका जो ऑटम 2007 का है, जिसके अंदर उन्होंने पहले आइडेंटिफाई करें, यानी लिस्ट बना के दें इनकी, और फिर एक्सप्लेन कर लें ब्रीफली किसको, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड को, 5 नीड को डिस्क्राइब कर दें। और टू सम हाउ बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही नीड पूछ ली जाती है, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मतलब 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया गया और क्वेश्चन बैंक ने इस सवाल को शामिल किया।
तो किसी एक नीड को भी पूछा जा सकता है। इसमें सवाल के पुराने दौर में 3 एंगल हुआ करते थे, आज भी हो सकते हैं। डेफिनेशन आ गई किसी चीज़ की, लिमिटेशन आ गई, हायरार्की ऑफ नीड्स आ गई, लिस्ट भी और डिटेल भी, या उसकी डिस्क्रिप्शन भी, और बाज़ औक़ात एक नीड भी पूछी जा सकती है, ये भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है हमारे लेटेस्ट पेपर का, तो उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके लिए ऑटम 2019 के पेपर से। ऑटम 2019 के पेपर की अगर हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो रिक्वायरमेंट ये है कि इन द ईच ऑफ द अबव केसेस, यानी केस एक से ज़्यादा दिए हुए, और आइडेंटिफाई करें पहले और एक्सप्लेन करें डोमिनेंट नीड अंडर द मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के अंदर बताइए कि यहाँ डोमिनेंट नीड कौन सी है, और आल्सो ये भी सजेस्ट कीजिए कि हाउ ईच ऑफ दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड, ये नीड कैसे सेटिस्फाई हो सकती है। और बी पार्ट इसका 3 मार्क्स के लिए दिया गया है, और उसके अंदर ये है डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। तो दोनों पूछी गई, नीड्स भी पूछ लेंगे और उसके साथ साथ आपसे जो है वो लिमिटेशंस भी पूछ लेंगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस सवाल के एक एक केस के ऊपर। सबसे पहली बात ये, आहद हसन, ठीक है जी, आहद हसन CFO हैज़ वास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल मैटर्स। इसका मतलब नया एम्प्लॉय नहीं है, वास्ट एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब काफ़ी जॉब्स कर चुका है पहले, या कर रहा है, या लॉन्ग टर्म जॉब के ऊपर रहा, तो इसका मतलब शुरू की नीड इसकी नहीं हो सकती, ये तो बात कंफर्म है। However, he believes that his opinion are not being given due consideration by CEO। वो कहता है कि मेरी राय को ना CEO कोई ज़्यादा भाव नहीं देता। कौन सी नीड है? देखिए, जॉब तो उसके पास है, लिहाजा कोई के फिजियोलॉजिकल नीड है तो उसको तो पटाई होनी चाहिए। अगर कोई के सोशल नीड है तो यहाँ तो जिक्र ही इसका कोई नहीं, कि कोई दोस्त होने चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। अगर कोई के सिक्योरिटी नीड है तो सिक्योरिटी का तो जिक्र ही नहीं, कि कोई जॉब का ख़तरा है उसको। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरी बात, मेरी राय को अहमियत दी जाए, मेरी बात को रिकग्नाइज किया जाए, मेरी बात को इम्पोर्टेंट समझा जाए। तो लिहाजा एग्ज़ामिनर ने भी इसकी एक्सप्लेनेशन में वही बात कही जो आपके जहन में आ रही है, कि ये जो नीड है बेसिकली ये उसकी ईगो नीड है, दूसरों से उसे मुमताज़ किया जाए, दूसरों से उसे डिस्टिंग्विश किया जाए, और ये उसकी एक्सटर्नल स्टीम है पर्टिकुलरली, कि दूसरे डिस्टिंग्विश करें, यानी CEO उसकी राय को बड़ी अहमियत दे और उसको स्पेशल रिस्पेक्ट दे। सवाल ये भी है कि कैसे फुलफ़िल होगी, तो ये फुलफ़िल होगी बाय वैल्यूइंग आर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू हिज ओपिनियन, कि उसकी ओपिनियन को ड्यू कंसिडरेशन दी जाए, उसकी जो राय है उसको अहमियत दे दी जाए, तो ये मसला हल हो सकता है, इससे उसे डिस्टिंग्विशनेस फील हो जाएगी। दूसरा केस, जोया शाह रिसेंटली ज्वाइन अ फर्म, यानी फर्म को ज्वाइन किया, इसमें जॉब उन्होंने गेट कर ली है। शी इज़ कंसर्न अबाउट द कंटिन्यूइंग हर एम्प्लॉयमेंट, उसका मसला ये कि उसकी जॉब जारी रहे, उसकी जॉब जारी रहे with the firm, as she believed that her supervisor assigned an unrealistic डेडलाइन फॉर हिज फर्स्ट असाइनमेंट। उसने एक अनरियलिस्टिक डेडलाइन दी है जो शायद उसके लिए अचीवेबल नहीं है, या उसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर आप कहें फिजियोलॉजिकल नीड नहीं, यार जॉब तो मिली हुई है उसको, जॉब का मसला नहीं है, शी इज़ गॉट इट दैट एंड डूइंग सो। यहाँ पे मसला है जॉब के बचाने का। तो जॉब के बचाने की नीड किसके साथ जाकर मिलती है अल्टीमेटली? यस, यू आर करेक्ट, ये मिलती है किसके साथ? सेफ्टी नीड के साथ, सिक्योरिटी नीड के साथ। ये कैसे पूरी हो सकती है? कि अगर उनको कोई रिटर्न एग्रीमेंट कर दिया जाए, या उनको नोटिस पीरियड के लिए एक एग्रीमेंट दे दिया जाए कि जब भी आपको टर्मिनेट करेंगे आपको एक नोटिस दिया जाएगा, 3 मंथ 2 मंथ और व्हाट्सएवर, तो ये उनकी नीड पूरी हो सकती है। अब आ गया आपका मसला कौन सा जी? फातिमा फवाद। फातिमा फवाद ए मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। सोचिए किस पोस्ट पे है? टॉप क्लास पोस्ट पे। तो कोई कहीं इनकी फिजियोलॉजिकल नीड है तो बड़ा अफसोस होगा मुझे, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और अगर कहीं सोशल नीड है, नहीं यार उससे आगे बात बढ़ चुकी है, सेफ्टी नीड उससे आगे चली गई होगी। इज सक्सेसफुली रनिंग अ लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी खुद रन कर रही कामयाबी से। एंड शी ऑलवेज वांटेड टू डू सोशल वर्क फॉर द काज ऑफ अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़। वो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ के लिए कुछ कर दिखाना चाहती हैं, सोशल वर्क करना चाहती हैं, लेकिन बिजी स्केड्यूल उन्हें कभी भी ये करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये जॉब से हट के बात है, और ये वही बात है कि ना तो इसके अंदर कोई
सेफ्टी का इशू है, ना फिजियोलॉजी का इशू है, ना इसके अंदर जो है कोई सोशल इशू है, और ना ही यहाँ कोई ईगो का मसला है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मसला है कि वो करियर की स्टेज पे हैं कि वो कर दिखाना चाहती हैं, कुछ अचीव करना चाहती हैं। तो लिहाजा शी वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ वेलफेयर वर्क और सोशल वर्क। तो ये उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि ज़िंदगी में कुछ कर जाऊं। ये कैसे हो सकता है? अगर उन्हें वक्त दे दिया जाए कि वो इस काम को बाआसानी कर लें तो ये मसला हल हो सकता है। तो यहाँ पे आके मैं ये कहूँगा कि आप इस पर गौर कीजिएगा। मज़ीद केस स्टडीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और उसको इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा रिकॉर्डिंग का वो हैज़बर्ग के मतलब होगा, और जो मैथ्स लॉज है उसके मतलब केस स्टडीज़ कल मैं क्लास में लाऊंगा, आप साथ शेयर करूँगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी फिर इंशाल्लाह करेंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, बशर्ते कि आप लोग दुआ करेंगे मुझे सेहत अल्लाह ताला दे, हिम्मत दे कि इन काम को मैं आसानी से कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर लिसनिंग। आई होप कि आपके लिए मुफीद रहेगा ये सेशन और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो जी थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं प्रिपेयर होता हूँ। अल्लाह।